नरसिम्हा समिति के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र का विकास करने के लिए और बैंकिंग क्षेत्र के कार्यों में आधुनिकता लाने के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के कार्यों में वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उस समिति के द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंतर्गत एक बैंक को विकास करने के लिए, बैंकों के कार्य में वृद्धि करने के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या और चीजें शामिल की जानी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपनी समिति में या अपनी रिपोर्ट में जो है उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। इसके अंतर्गत काफी सारे जो सुझाव या सिफारिशें दी गई थी उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इस सिफारिशों में क्या क्या और सुझाव दिए गए कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत डॉक्टर जी तिमैया ने अपने लेख द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो कि 24 फरवरी 1992 को कौन, डॉक्टर जी तिमैया, इन्होंने एक लेख लिखा था जो कि 1992 में, फरवरी 1992 में, और लेख का नाम है द इकोनॉमिक्स टाइम, द इकोनॉमिक टाइम्स लेख है इनका 24 फरवरी 1992 में। इस लेख में ये बात बताई कि जो नरसिम्हा समिति है उसने वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि SLR कहलाता है, इसको घटाने के प्रभाव की ठीक से जांच नहीं की। नरसिम्हा समिति ने 5 वर्षों में SLR को 25% तक लाने की बात कही थी। तो इसमें डॉक्टर जी तिमैया जो है उन्होंने ये कहा कि नरसिम्हा समिति ने जो SLR को घटाने की बात कही है, इसको घटाने की बात का ठीक से जांच नहीं की इन्होंने कि इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर SLR की दर को घटा दिया जाता है तो डॉक्टर तिमैया के अनुसार केंद्र के पास वित्तीय साधनों की कमी हो जाएगी, जो केंद्र सरकार है उसके पास पैसों की कमी हो जाएगी SLR को घटाने से। तो SLR को कम किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, नरसिम्हा समिति के अकॉर्डिंग। तो इसको कम करने से जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के पास वित्त की कमी होगी। वित्त का मतलब क्या होता है, पूंजी, पैसे की कमी होगी, या वित्तीय साधन कर दो, वित्तीय साधन कर दो, बात एक ही है। केंद्र सरकार के पास वित्तीय साधन करो, ज्यादा ठीक रहेगा, वित्तीय साधनों की कमी होगी। और वित्तीय साधन कम होंगे तो पूंजी भी कम प्राप्त होगी, क्योंकि जो वित्तीय साधन होते हैं उससे तो पूंजी प्राप्त होती है।
पर्याप्त मात्रा में कर लो पास, पर्याप्त मात्रा में पूंजी का अभाव होगा या अभाव रहेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार के पास वित्तीय साधन कम रहेंगे तो केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं होगा, और केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं होगा तो राज्य सरकार के पास वो या राज्य सरकार को योजना या विकास कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं दे पाएगी। इससे क्या होगा, परिणाम स्वरूप जो राज्य की वित्तीय व्यवस्था है या वित्तीय दशा है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिना पैसों के काम नहीं हो सकता है, और जब बिना पैसों के काम नहीं होगा तो राज्य में जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं जनता के भले के लिए, जनता को लाभ देने के लिए, वो नहीं हो पाएंगे, और इससे भारत में नियोजन को क्षति पहुंचेगी। नियोजन जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अपनाया जाता है, इस नियोजन में ये निर्धारित किया जाता है कि इन 5 सालों में कौन कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए प्राप्त करने के लिए। तो उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमें शिक्षा को कितना बढ़ाना है, स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च करना है, आधारभूत सुविधाओं पर कितना पैसा खर्च करना है, बिजली पर कितना पैसा खर्च करना है, सड़कों पर कितना पैसा खर्च करना है, परिवहन पर कितना पैसा खर्च करना है। ये सारी चीजें नियोजन के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब जिस चीज की कमी होती है उस क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और जब नियोजन को क्षति कब पहुंचेगी, जब केंद्र सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा। ये कहना है डॉक्टर जी तिमैया का कि नर्सिंग समिति ने जो एसएलआर को घटाने की बात कही है इससे अर्थव्यवस्था पर ये इफेक्ट पड़ सकता है। उनको घटाने से पहले इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में पहले पूरा जांच परख लेना चाहिए। उन्होंने नर्सिंग समिति ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष, जिसको क्या बोलते हैं ARF, कल बताया था मैंने, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष जो कि ARF होता है, इसकी उपादेयता पर भी संदेह व्यक्त किया है कि इसकी जो स्थापना की गई है इस पर भी इन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि इससे बेहतर तो ये रहता है कि जो हानि पहुंचाने वाली या जो नुकसान पहुंचाने वाली या जो वसूल किए जाने वाले जो भी फंड होते हैं या कर्ज होते हैं उन्हें बट्टे खाते में डाल दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके प्रबंध पर व्यय करना व्यर्थ रहता है। जब ऐसा लग रहा है कि वहां से वसूली नहीं हो सकती है तो उसके लिए और फंड बनाया जाए, और जो है कोई कोषों का निर्माण किया जाए, उन कोषों में पैसा लगाया जाए। पैसा लगा के, क्योंकि पहले वाला पैसा ही नहीं आ रहा है, और उसकी वसूली के लिए जब आप एक नया कोष स्थापित करोगे तो उसके अंदर में तो पैसा का खर्चा लगेगा, तो उसको जो भी कर्ज वसूली या जो वसूल नहीं हो रहा है उसको बट्टे खाते में, नुकसान वाले खाते में डाल देना चाहिए। फालतू में जो वसूल नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर पैसा खर्च करना गलत बात है। ये डॉक्टर जी तिमैया के अकॉर्डिंग बताया है उन्होंने। फिर भी इन दोनों कमियों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि नर्सिंग समिति ने जो भी सिफारिशें वित्तीय संस्थाओं की कार्यकुशलता को, लाभप्रदता को और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आंतरिक स्वायत्तता पर जो बल दिया है वो बल सही प्रतीत होता है। इसके संबंध में जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव भी सही माने जाते हैं। कहने का मतलब नर्सिंग समिति के द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए। बैंकों को आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए ताकि उनकी कार्यकुशलता में, उनकी लाभप्रदता में, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस प्रकार उन पर जो उनके जो सुझाव दिए गए हैं जो कि लाभकारी प्रतीत होते हैं उन सुझावों को जरूर माना जाना चाहिए। इस प्रकार नर्सिंग समिति आपका यहीं पर क्लोज होता है। इसके बाद इसी टॉपिक को आगे करते हुए बैंकिंग सेवाओं में सुधार पर गोई-पोरिया समिति के भी सुझाव दिए गए हैं जिसके बारे में चर्चा की जाएगी कि बैंकिंग सेवाओं में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं या और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। इसके संदर्भ में गोई-पोरिया समिति ने सुझाव पेश किए हैं जो कि अब करेंगे।
नेक्स्ट देखिए बैंकिंग सुधारों पर बैंकिंग सुधारों पर गोईपोरिया समिति के सुझाव। जिस प्रकार नर्सिंग समिति ने अपने सुझाव दिए थे उसी प्रकार बैंकिंग सुधारों पर या बैंकिंग सुधारों के लिए या बैंकों की बैंकिंग सेवाओं प्रणाली पर बैंकिंग सेवाओं पर सुधार में गोईपोरिया समिति के सुझाव। गोईपोरिया समिति के सुझाव। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंकिंग सेवाओं में सुधार पर गोईपोरिया समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में बताइए। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI है, उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री M.N. गोईपोरिया की अध्यक्षता में RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं, इनका पूरा नाम है श्री M.N. गोईपोरिया। श्री M.N. गोईपोरिया ये भारतीय स्टेट बैंक जो है इनके अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में सितंबर 1990 में सितंबर 1990 में जो है समिति बनाई गई और इस समिति में बैंकिंग सेवाओं के सुधार के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसमें अपनी रिपोर्ट जो है 6 दिसंबर 1991 को पेश की थी। 6 दिसंबर 1991 को रिपोर्ट पेश की। समिति तो बनाई गई थी सितंबर 1990 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 6 दिसंबर 1991 को। इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नकद के अलावा अन्य लेन देनों के लिए बैंकिंग के घंटों को बढ़ाना। तो सबसे पहला जो है वो है बैंकिंग के घंटों को बढ़ाना नकद के अलावा। नकद के अलावा बैंकिंग के घंटों को बढ़ाया जाए, ये समिति ये जो है सुझाव देती है अन्य लेन देनों के लिए। अब यहाँ पर जो बैंकिंग के घंटों को बढ़ावा दिया जाए वो किसके लिए? अन्य लेन देनों के लिए। अन्य लेन देनों के लिए नकद के अलावा और भी बहुत सारे लेन देन होते हैं। सिर्फ बैंकों में नकद का ही काम नहीं होता है, और भी बहुत सारे लेन देन होते हैं। उसके लिए बैंकिंग के घंटों को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट बात है बैंकों के काम को चालू करने के समय में परिवर्तन करना ताकि बैंक काउंटर्स समय पर खुल सके। दूसरा सुझाव इनके द्वारा ये दिया गया कि बैंकों के काम को चालू घंटे के समय में जो बैंकों के जो काम होते हैं
उनके चालू घंटे के समय में परिवर्तन करना, ताकि बैंक जो है समय पर, काउंटर्स जो है समय पर खुल सके। तो समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए, इनका दूसरा सुझाव था। नेक्स्ट है 5,000 रुपए तक के आउट स्टेशन जो चेक होते हैं, उन चेकों को तुरंत जमा किया जाए। ये इस समिति का सुझाव था कि 5,000 रुपए तक के जो आउट स्टेशन चेक होते हैं, आउट स्टेशन चेक का मतलब है कि दूसरी शाखा के अंतर्गत जो उस एरिया में नहीं आता है, उसकी बात कही गई है। तो उसकी जो समय सीमा अवधि है वो है 5,000 रुपये। वर्तमान में इसको 2,500 रुपये तक कर दिया गया है। कितना? 2,500 रुपये तक। पहले इसकी राशि की कितनी थी? 5,000 रुपये तक की जो आउट स्टेशन चेक होते हैं उनको तुरंत जमा किया जाए, और इनकी राशि है 5,000 रुपये तक की। वर्तमान में इसको 2,500 रुपये और भी कम कर दिया गया। नेक्स्ट आता है बचत खाते में ब्याज की दर को बढ़ाना। जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता जो है, उसमें ब्याज की दर को बढ़ाया जाए। ब्याज की दर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ब्याज की दर में वृद्धि। बताओ, ब्याज की दर में अगर वृद्धि की जाएगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग बचत करेंगे। बचत करके बैंकों में पैसा ज्यादा जमा कराएंगे। बैंकों में ज्यादा पैसा जमा कराएंगे तो साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो सकता है, और साख सृजन ज्यादा मात्रा में होगा तो निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जो मांग करने की प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार ब्याज की दर में वृद्धि की जाए। सभी स्तरों पर बैंक स्टाफ को मिले विवेकशील अधिकारों का पूरा उपयोग करना। जो भी बैंक में काम करने वाला बैंक स्टाफ है, उसको जो भी अधिकार दिए गए हैं, विवेकशील अधिकार, उनका पूरा उपयोग से किया जाना चाहिए। यानी उसे उनको उपयोग को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। एक है इसके अंतर्गत बैंकों का आधुनिकीकरण करना। बैंकों को समय के हिसाब से या जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है उसके हिसाब से आधुनिकीकरण किया जाए। पहले बैंकों में जो है कंप्यूटर से काम नहीं होता था, सारा काम जो है ऑफलाइन होता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो है समय परिवर्तित होता जा रहा है, हम विकसित देशों की जैसे उनकी होड़ में आने के लिए या उनसे जो है आगे बढ़ने के लिए या उनके बराबर आने के लिए हमें भी उन टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ पर लाना होगा जो विकसित देशों में है। तो आजकल आप देखो डिजिटल पेमेंट होने लगा है, ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। पहले जो है बिजली के बिल वगैरह जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा होना होता था, स्कूलों की फीस जमा कराने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, डिश टीवी चार्ज कराने के लिए आपको जो है केबल वाले के पास जाना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो है समय को बचाने के लिए आप कोई भी भुगतान जो है ऑनलाइन कर सकते हो डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत। इस प्रकार बैंकों को आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ाने का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न ग्राहकों के लिए विशिष्ट सेवाओं के लिए शाखाएं खोलना। जो अलग अलग ग्राहक हैं उनको विशेष सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिस प्रकार की सेवाएं चाहता है ग्राहक। जैसे मैंने आपको पिछले व्यापारिक बैंकों के बारे में बताया कि आजकल जो है यात्री चेक बनने लगे हैं, उपहार चेक के रूप में बैंकों के द्वारा चेक दिए जाने लगे हैं। ताला बॉक्स या रात्रि सुरक्षा के अंतर्गत जिन लोगों को बैंकों के समय नहीं मिल पाता है, वो रात्रि में आकर अपने जो भी कागज वगैरह चेक वगैरह होते हैं वो उस बॉक्स में डाल देते हैं। बाद में दूसरे दिन बैंक आकर उनको कलेक्ट करके ग्राहक के अकाउंट में जैसे जैसे भुगतान करना होता है या लेना होता है वो कर देता है। ये आधुनिक कार्यों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विशिष्ट कार्यों के अंतर्गत भी इसको माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों में प्रतिबंधित अवकाश की व्यवस्था लागू करना। बैंकों में प्रतिबंधित अवकाश की व्यवस्था लागू करना कहने का मतलब है जो अवकाश सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं वो हॉलीडेज होने चाहिए, क्योंकि जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनको भी विश्राम की आवश्यकता महसूस होती है।
तो उनकी अवकाश से संबंधित सुविधाओं को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑर्डर्स के रूप में एक नया इंस्ट्रूमेंट चालू करना। बैंक ऑर्डर्स के रूप में एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, जिसमें बैंकों के द्वारा क्या क्या सेवाओं में वृद्धि की जा रही है ग्राहकों के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, इसके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है, ये सारे समिति के द्वारा दिए गए सुझाव थे। इन सुझावों के द्वारा ये आशा की जाती है कि इन सुझावों को अपनाकर बैंकिंग सेवाओं में सुधार आएगा और बैंक और ज़्यादा अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मई 2010 को एम दामोदरन की अध्यक्षता में ये समिति, आपकी गोइपोदिया समिति के सुझाव जो थे वो खत्म हुए। इसके बाद एक नई समिति है जो कि दामोदरन समिति है, पूरा नाम है एम दामोदरन। इन्होंने 26 मई 2010 को दामोदरन की अध्यक्षता में नई समिति के संबंध में नई सिफारिशें, नए सुझाव दिए बैंकिंग सेवाओं में और वृद्धि करने के लिए। तो नेक्स्ट अपन करेंगे एम दामोदरन समिति के द्वारा दिए गए सुझाव। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी ठीक लगे आप लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मई 2010 को एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। एम दामोदरन, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार किए जाते हैं इन समितियों से संबंधित आते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन इनको जो है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मई RBI ने 26 मई 2010 को एम दामोदरन की अध्यक्षता में तो ये जैसे गोइपोदिया समिति है, वैसे नरसिंह समिति है, वैसे ही दामोदरन समिति है। इनके द्वारा कौन कौन से बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दिए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत रिटेल जो ग्राहक होते हैं, इसके अलावा जो छोटे ग्राहक होते हैं, उनके लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देने से संबंधित एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2011 में प्रेषित की। ये तो समिति बनाई और जुलाई 2011 में रिपोर्ट पेश की या प्रस्तुत की। ये जो समिति है, जो रिटेल और जो छोटे ग्राहक हैं, उनके लिए खासकर बनाई गई है कि उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सुविधाएं देकर। इसके अंतर्गत समिति ने ग्राहकों की अनुकूल या ग्राहकों के अनुकूल निम्न सुझाव दिए हैं, जिसकी चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत एक शुल्क रहित, शुल्क का मतलब टैक्स होता है, तो शुल्क रहित या टोल फ्री जिसको अपन बात करते हैं, जो चार्ज लगते हैं वो शुल्क के रूप में आते हैं, तो टोल फ्री कॉमन बैंक कॉल नंबर का सृजन किया जाए। इसके अंतर्गत एक टोल फ्री जो कि निःशुल्क होगा, उसके अंतर्गत एक कॉमन नंबर जारी किया जाए, जिसमें जानकारी प्राप्त कर सके व्यक्ति। तो एक शुल्क रहित या टोल फ्री कॉमन बैंक कॉल नंबर का सृजन किया जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए। इस समिति का पहला सुझाव ये था। नेक्स्ट है, इनके द्वारा न्यूनतम बकायों के बिना एक सीधा साधा बचत खाता मुहैया कराया जाए। एक सेविंग अकाउंट ग्राहकों को, जो छोटे ग्राहक होते हैं, उनको एक बचत खाता
उपलब्ध कराया जाए और वहां पर न्यूनतम राशि जो कि कम से कम राशि उसके अंदर रखी जा सके, यानी इतना ही रखना जरूरी है, इससे ज्यादा रखना नहीं जरूरी है। उसके लिए कई बार क्या होता है, अगर आप न्यूनतम राशि, जो कि कई बैंक बहुत ज्यादा रख देते हैं, व्यक्ति इतनी राशि बैंक में नहीं रख पाता है और जब वो निकाल लेता है तो उसके चार्जेस लग जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है। तो यहाँ पर बताया कि न्यूनतम बकायों के बिना एक सीधा साधा सेविंग अकाउंट इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। कई अकाउंट तो जीरो बैलेंस पर भी खुलते हैं, जो कि सैलरी अकाउंट होते हैं, वहां पर भी अब तो लिमिट लगा दी है कि आपके पास इतना पैसा अकाउंट में रहना ही चाहिए, न्यूनतम राशि। एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी KYC डेटा बैंक स्थापित किया जाए। एक तीसरी पार्टी KYC, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंकों में भी लोगों के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो KYC क्लियर कराई जाए ताकि बैंक को भी ये पता रहे कि ये व्यक्ति वास्तव में जिसका अकाउंट है वो ही इसका खाता धारक है। तो इस प्रकार के जो धोखाधड़ी के केसेस होंगे वो होना बंद हो जाएंगे। तो एक विश्व स्तरीय कमेटी के अंतर्गत तीसरी पार्टी KYC नो योर कस्टमर, इसका पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म KYC नो योर और कस्टमर, यानी कि KYC का मतलब होता है कि बैंक अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी रखता है। इससे उसके अकाउंट में जो पैसा होगा वो सुरक्षित रह सकेगा, उसका पैसा इधर उधर निकलने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके लिए तीसरी पार्टी विश्व स्तरीय जो है पार्टी नियुक्त की जाए। कम लागत पर छोटे भुगतानों की व्यवस्था की जाए। जो छोटे छोटे भुगतान प्राप्त करने के लिए या देने के लिए बड़े बड़े खर्चे नहीं किए जाने चाहिए, उसके लिए लागत कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि लागत कम होगी तो बैंकों का खर्चा भी कम होगा। इस प्रकार भुगतान की व्यवस्था के लिए कम लागत पर छोटे भुगतानों की व्यवस्था की जाए। कहने का मतलब, अगर मुझे कोई पैसा प्राप्त करना है ग्राहक को, तो उसके लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे या मुझे किसी को भुगतान करना है, बैंक आजकल भुगतान भी करता है ग्राहकों के लेन देन के लिए, तो उसके अंतर्गत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाए जाने चाहिए, कम लागत पर होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति बैंकों की बढ़ती हुई सुविधाओं का फायदा उठा सके। आजकल आप देखते हो बैंकों के द्वारा ही सारे लेन देन होने लगे हैं, जिसमें आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो घर बैठे बैठे। इसके अलावा स्कूल की फीस बैंकों के द्वारा जमा होने लगी है, और बिजली के बिल आप अकाउंट से पे करने लगे हो, फोन के बिल अकाउंट से पे करने लगे हो, इसके अलावा और भी टीवी के बिल अकाउंट से पे करने लगे हो। ये सारे भुगतान, तो इनके लिए लागत कम होनी चाहिए, चार्जेस कम होने चाहिए। इसके अलावा ATM पर ऑनलाइन लेन देनों की हानि पर शून्य देयता। ATM, जो कि ATM कार्ड के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसके लिए कस्टमर को, ग्राहक को, उपभोक्ता को कैश पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कभी भी जाकर ATM से पैसा निकाल सकता है और पैसा निकाल कर यूज कर सकता है। लेकिन अब तो ATMों की भी आवश्यकता नहीं रही है। अब तो फोन पे, अमेजन पे और भारत ऐप वाले ऐसे ऐप आ रही हैं, जिससे आपका मोबाइल ही आपका वॉलेट है, पर्स है, आपको कैश पैसा ले जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। पेटीएम भी एक अच्छी सुविधा है, जिसमें आप छोटी से छोटी चीज में को भी पेटीएम के द्वारा भुगतान कर सकते हो। इससे चोरी की, चकारी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, और ये डिजिटल पेमेंट है, ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है, कैश रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार ये सुविधाएं हैं। जमा बीमा में साख गारंटी निगम पर कवर को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। कहने का मतलब, जमा बीमा, ये जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं,
साख गारंटी निगम पर जो कवर है, यानी कि इसका जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति आराम से इसको करवा सके। ये सारे काम एम दामोदर समिति ने रिटेल और लघु ग्राहकों की, विशेष लघु और रिटेल ग्राहकों के लिए ही ज्यादा इन चीजों के बारे में बताया है कि इनके लिए बचत खाता न्यूनतम राशि पर खुलाया जाए या सीधा साधा अकाउंट खुलाया जाए, और भी जो है ब्याज में कमी की जाए, ब्याज दर में कमी हो, बचत खाते में ब्याज दर में वृद्धि की जाए ताकि लोग ज्यादा मात्रा में पैसा जमा करा सके। ये सारे सुझाव इनके द्वारा दिए गए। निष्कर्ष की बात करते हैं। इन सभी समितियों के पढ़ने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद व्यापारिक बैंकों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। बिना व्यापारिक बैंकों के देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है या कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वह साधा संग्रह व कर्ज की सुविधा देने में उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी परिवारों की बस्तें होती है, जनता की जो बस्तें होती है, उन सबको इकट्ठा करते हैं बचत के रूप में और साथ उधार देने का काम उनके द्वारा किया जाता है ताकि फर्में, पूंजीपति, उद्योगपति, सरकार उस पैसे को निवेश करके आय में वृद्धि कर सके। इसके अलावा जो छोटी बस्तें होती हैं, उन बस्तों पर परिवारों को ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हो जाता है, तो परिवार जो है बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। वह कृषि उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, खनन क्रियाओं के लिए, परिवहन क्षेत्रों के लिए, इन सभी क्षेत्रों में कर्ज देकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज बढ़ जाने पर आजकल वे अपने साधनों का इनमें भी निवेश बढ़ाने लगे। जब व्यापारिक बैंकों के पास पैसा या रिजर्व अतिरिक्त पैसा पड़ा रहता है, लोग उधार कम मात्रा में लेते हैं, तो वो प्रतिभूतियों में पैसा लगाकर, और जब प्रतिभूतियों की कीमतें बढ़ती है, उन्हें बेचकर लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार निवेश करने को भी प्रोत्साहित हुए हैं या बढ़ाने लगे हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के द्वारा कई दिशाओं में काम किया जाने लगा है, जिसके अंदर परस्पर